भारत जातिवाद से छुआछूत से मुक्त कब होगा? कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर मंदिर में प्रवेश करने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूंछ रखने मात्र पर हमारे समाज के युवाओं की हत्या क्यों? हमारे लोगों के साथ जो जातिगत उत्पीड़न भेदभाव होता है, हम ही अकेले उस लड़ाई को लड़ते, तो हमारी लड़ाई में आरएसएस के लोग आकर हमारी लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते? जिस तरह वो मुझे धमकी दे रहे हैं ना जान से मारने की, आप जो गाली दे रहे हैं, मेरे फ़ोन पे लगातार धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सब जगह धमकी दी जा रही है। तो वो क्या समझते हैं राजेंद्र गौतम को मार लेंगे? अरे राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है, व्यक्ति को मार सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कैसे मारोगे? एक राजेंद्र गौतम मरेगा ना, 1 करोड़ राजेंद्र गौतम पैदा होंगे, ध्यान रखना। अरसे बाद बहुजन समाज को एक ऐसा नेता मिला है जो समाज के मुद्दों पर, बाबा साहब के मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुर्सी चली जाए। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, वर्तमान में विधायक और बहुजनों के सबसे चहेते नेता, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलने वाले राजेंद्र पाल गौतम हैं। आप सबको पता है 5 अक्टूबर को क्या हुआ था। 1956 में नागपुर में जो बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, जो 22 प्रतिज्ञाएं वहाँ अंकित है, जिसको भारत सरकार किताबों में छापती है, टेक्स्ट बुक में। क्या लगता है आपको, क्या इस देश का पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लेकर किसी संविधान का या किसी समाज का अनादर किया होगा? या वो इस देश की यूनिटी, फ्रेटर्निटी, समानता के साथ थे? तो आखिर क्या 22 प्रतिज्ञा लेने पर विरोध क्यों? और सवाल ये है कि विरोध क्यों? और वहीं देश भर में आंधी चल रही है, लोग जगह जगह 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। लखनऊ में मैं खुद गवाह रहा, अंबेडकर भवन में देखा था, अब जयपुर में लोग लेने वाले हैं, बक्सर में, देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज के लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, नेशनल दस्तक को समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आपका जो घर वापसी का कार्यक्रम था वो तो और तेज हो गया, अब तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई। देखिए, सवाल एक ही है कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर मंदिर में प्रवेश करने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूंछ रखने मात्र पर हमारे समाज के युवाओं की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो पानी का घड़ा छू लेने मात्र पर हमारी हत्या क्यों? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या क्यों? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन सारे उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी क्यों लड़ते हैं? बाकी की जो अपर कास्ट अपने आप को समझते हैं हिंदू, वो हमारी इस लड़ाई में कहाँ हैं? वो हमारी इस न्याय की लड़ाई में साथ क्यों नहीं आते? तो ये इससे इस अंतर को समझे बिना आप उस सच्चाई को नहीं जान सकते। एक्चुअली वो हमें हिंदू मानते नहीं हैं। हिंदू मानना तो दूर की बात है, वो तो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो तो कौन नहीं मानते हैं? जो लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो लोग देश के सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, वो लोग जिन्होंने धर्मशास्त्रों में लिखकर 3500 साल तक हमें हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। तो अब तो कह दिया, आपके इस प्रकरण के बाद 5 तारीख को एक प्रकरण हुआ, 7 तारीख को बयान आया मोहन भागवत का, आरएसएस प्रमुख का, कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे और हमारे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है, शर्म नहीं आनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं मोहन भागवत जी का इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि कम से कम पहली बार आरएसएस ने समरसता की बजाय, जो वो हमेशा समरसता की बात करती थी आरएसएस, पहली बार उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं उनके इस बयान का स्वागत तो करता हूं, लेकिन कहीं ये केवल बयान तो नहीं है, ये मूर्त रूप कब लेगा? भारत जातिवाद से, छुआछूत से मुक्त कब होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे लोगों के साथ जो जातिगत उत्पीड़न भेदभाव होता है, हम ही अकेले उस लड़ाई को लड़ते, तो हमारी लड़ाई में आरएसएस के लोग आकर हमारी लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते?
क्या हम केवल आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का झंडा उठाने के लिए हैं? जब हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या होती है तो हत्या करने वाले लोगों के फेवर में जो लोग महापंचायत करते हैं उसके विरोध में आरएसएस क्यों नहीं बोलती? इस सवाल का जवाब आरएसएस को देना होगा। और एक और बात, मोहन भागवत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने लोगों से समझाएं, आप या तो इस जातिवाद को ख़त्म करने का संकल्प ले लो। अगर आपने नहीं लिया, मैं ये एक और बात चाहता हूँ कि देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे ऊपर होने वाले जातिगत उत्पीड़न, जुल्म जाति के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के बड़े नेता हमारे ऊपर होने वाली जुल्म जाति के खिलाफ बोलते क्यों नहीं हैं? चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ये भारत को में जो लोग बीजेपी के नेता बड़े बड़े जो धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि पूरे समाज को आतंकित कर रहे हैं, क्या उस पर शर्म नहीं आती? क्यों नहीं बोलते? क्या वजह है कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इतने लोगों की उनके घर में हत्या हुई और हत्या होने के बाद उन दोषियों को सज़ा हुई, कोर्ट ने सज़ा की, सज़ा का टाइम पूरा नहीं हुआ, पहले ही उनको छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, वो एक अलग प्रक्रिया है कानून की, लेकिन उसके बाद जो हुआ, ऐसे लोगों को मिठाई खिलाई गई, माला पहनाई गई और उसको वीडियो जारी किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? देश को बदनाम क्यों कर रहे हो? शर्मसार कर रहे हो आप? क्या देश दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मतलब आप तब बोल, आप जाति और धर्म देखकर, उत्पीड़ित व्यक्ति की जाति और धर्म देखकर बोलोगे? आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के खिलाफ होने वाले जुल्म पे नहीं बोलोगे? बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, आप पर बीजेपी आरोप लगा रही कि आपने उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया है। मैंने किसी धार्मिक प्रतीकों का अपमान नहीं किया। मैं संविधान में आस्था रखता हूँ, देश के कानून में आस्था रखता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ। मैं देश के तमाम धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था और मान्यताओं की कदर करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे जीवन जो उत्पीड़न झेला है, अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए हमारे लिए, माता रमाबाई चली गई समय से पहले, पूरा जीवन हम लोग को आज़ादी और अधिकार दिलाने के लिए लगा दिया। और उसके बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की। जो ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद और जो प्रताड़ना है उसको दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि समाज में परिवर्तन आए, लेकिन वो समाज छुआछूत को, जातिवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है, वर्ण और व्यवस्था और जातिवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऊपर कोई कंप्लेन बाकायदा दर्ज हुआ है? कल दिल्ली पुलिस ने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश बुलाया था, क्या गुप्ता, बात? बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है। क्या है जिसके ऊपर कॉपी मुझे नहीं दी है, जिसके ऊपर एफआईआर में तब्दील हुई है? चूंकि आप एक मंत्री हैं तो आपको एटलीस्ट इतनी जानकारी। मैं इतने बार कह चुका पुलिस से, मैं तो अमित शाह जी से कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के मुझे आप गिरफ्तार करवा दीजिए। अच्छा, अभी एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, अभी कहाँ की है? मैं तो कह रहा हूँ करके गिरफ्तार करो मुझे। पुलिस ने आपसे आपकी राय ली, आपका पक्ष जाना है? हाँ, मेरा पक्ष जाना। मैंने उनको बताया कि ये 22 प्रतिज्ञाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, भारत सरकार ने खुद पुराने वॉल्यूम 17 में और नए वाले में वॉल्यूम 40 में छपवाई हैं। मैंने उसकी प्रतियां उस पूरे वॉल्यूम की निकाल कर वो सारा डॉक्यूमेंट बनाकर पुलिस को दिया है। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी आपकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, आपको रुकना होगा। मैंने कहा क्यों भाई, आपने जो सवाल के सारे जवाब दे दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डीसीपी बुला रही हूँ, आपका बयान पढ़ेंगी, फिर वो कुछ बताएंगी, कुछ और क्वेश्चन होंगे तो हम वो पूछेंगे। मुझे वहाँ 3.5 घंटे रोक के रखा, जबकि कानूनन ना तो मुझे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती मुझे बुला ही नहीं सकते थे थाने। ये अवैध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है, उसका भी अवहेलना की है पुलिस ने। मैं जिस तरह उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, मुझे ज़रा फ्री हो जाने दो। इन डीसीपी महोदय को, मैं कानून क्या है, मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ कानून को, या तो वो न्याय करें। अगर मैंने कुछ गलत किया, मैंने संविधान का अवहेलना की है, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल में डालें, कोर्ट मुझे सजा दे। लेकिन अगर मैंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, चूँकि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई, वही 22 प्रतिज्ञाएँ तो भारतीय जनता, हमारे भारत की सरकार, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री रहे गहलोत जी, उन्होंने खुद छपवाई है। उनका उसमें लेटर लगा हुआ है, वो कॉपी मैंने उनको दी है, दीक्षा भूमि के अंदर शिलापट पे लिखवाई है। और वही जी हाँ, और वही 22 प्रतिज्ञाओं के केवल पूरी 22 नहीं पढ़ते, 3 पढ़ रहे हैं जिसको मुद्दा बना रहे हैं। उन 3 को पूरे बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा के उन्होंने पूरे गुजरात में लगा दिया। तब आस्था आहत नहीं हो रही क्या? ये लगता है ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। नहीं, ये बेसिकली गुजरात में बीजेपी हार रही है, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। इससे बीजेपी घबरा गई है, क्योंकि जो वायदे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ किए थे, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए रिकॉर्ड निकाल के। उन्होंने कहा था वो ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लेकिन ब्लैक मनी वापस आने के बजाय 1.5 गुना बढ़ गई। उन्होंने नोटबंदी की ये कह के कि ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी और आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन वो तो अभी भी चल रहा है आतंकवाद।
ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है, ब्लैक मनी बढ़ गई है, और उस नोटबंदी की वजह से सैकड़ों लोगों की बैंकों में लाइन में लग के जान चली गई, लाखों लोगों के रोजगार चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी इसके लिए? इसके लिए खटगरे में खड़ा करना चाहिए मोदी जी को। और जितने उन्होंने वायदे किया, अच्छे दिन का वायदा किया। वो मैंने सुना है, इस तरह की खबरें आ रही है कि पुलिस कह रही थी कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम लें। पुलिस तो पता नहीं क्या क्या कहती है, पर मैं क्या ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप बताना नहीं, चाहेंगे? उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को और आपकी पार्टी को इस प्रोग्राम का पता था? मैंने कहा नहीं पता था। उन्होंने कहा कि क्या उस प्रोग्राम में आप मौजूद थे? मैंने कहा मैं था। उन्होंने पूछा कि कौन आयोजक था? मैंने मिशन जय भीम और भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी मीडिया आयोजक थी। उन्होंने कहा कि क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं आपने भी दोहराई हैं? मैंने कहा हजारों लोगों के साथ इन 22 प्रतिज्ञाओं को मैंने भी पढ़ा है, इसमें गलत क्या है? मैंने तो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई। उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा भाई और कोई सवाल है तो पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं बाकी कोई सवाल नहीं पूछना, कुछ और आप लाए हो तो दे दो। मैंने कहा भाई मैं ये डॉक्यूमेंट लाया हूँ भारत सरकार का, इसको रिकॉर्ड पे लीजिए। फिर मैंने कहा मेरे साइन कराओ और मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं वो डीसीपी साहब बुला रही है, वो बयान को पढ़ेंगे, खुद सवाल होंगे। क्या लग रहा है आपके यहाँ दिल्ली की पुलिस जो है वो अमित शाह देखते हैं, क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं उस पुलिस से पूछना चाहता हूँ, परवेज साहिब सिंह वर्मा इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, पूरे इतनी बड़ी कम्युनिटी को आतंकित कर रहे हैं, उनके नेता उल धमकी देने वाले भाषण देते रहते हैं आए दिन, उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पुलिस क्या बीजेपी की पुलिस है? क्या ये भारत सरकार की पुलिस नहीं है? उस पुलिस को पावर किसने दी है? भारत के संविधान ने दी है, बीजेपी ने नहीं दी। लेकिन बीजेपी के लिए काम कर रही है पुलिस भी, ईडी भी। बताओ ना, बीजेपी वाले एक के खिलाफ भी छापा नहीं डलता, क्यों? बीजेपी के एक नेता को बता दो जिस पे छापा पड़ता हो। सर आपने रिज़ाइन क्यों कर दिया? रिजाइन इसलिए किया कि एक तरफ हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूट के बलात्कार किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, मूंछ रखने पे समाज के युवाओं की हत्या की जा रही है, घड़े छूने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में प्रवेश पर हत्या की जा रही है, मूर्ति छूने पर हत्या की जा रही है। ना तो उस पर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं। मेरा तो सीना छलनी होगा रोज़ रोज़ इस तरह की खबरें देखकर। और ऊपर से दम दीक्षा जो 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली, तब से ये पूरे भारत के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर हजारों जगह पर करोड़ों लोग शामिल होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अशोक विजयदशमी को। वहाँ पे दीक्षा भी ली जाती है, 22 प्रतिज्ञाएं भी दोहराई जाती हैं। वही 22 प्रतिज्ञाएं मैंने भी दोहराई हैं, दीक्षा भूमि में भी दोहराई गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के तौर पर उसमें नितिन गडकरी जी भी शामिल हुए हैं। उसका वीडियो देख लीजिए, लाइव वीडियो है उसका अवेलेबल। उसमें फडणवीस जी का वीडियो है, उसमें रामदास अठावले जी भी हैं। तो जब वो लोग जा सकते हैं और उसी दीक्षा समारोह में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती है, तब कोई अपराध नहीं है। और मैं अगर ऐसे प्रोग्राम में व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो जाता हूं और मैं 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ देता हूं, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? एक सवाल है, पूरा बहुजन समाज जो जानना कह रहा है कि आप बहुजन समाज के हीरो हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने आपके साथ, मतलब क्या आपने मर्जी से इस्तीफा दिया है या पार्टी का दबाव था? पार्टी अभी भी आपके साथ? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में हार रही है, उसने जानबूझकर झूठ बोलकर इसको मुद्दा बनाया ताकि वो वोट को पोलराइज करे, ताकि वो वोट को हिंदू के नाम पर दूसरे नाम पे बांटे। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सफल नहीं होने दूंगा, उनको इसको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा 22 प्रतिज्ञाओं को। खुद बीजेपी की सरकार छाप रही है और फिर हमसे सवाल कर रही है, ऐसे नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनको इस प्रोग्राम का पता नहीं है। उनको इसमें घसीटना, मेरी पार्टी को घसीटना, इसका मतलब गुजरात में चूंकि जो एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, जो काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे बिजली पानी का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे बुजुर्गों के लिए जो इतने अच्छे होम बनाए उसका मामला हो, चाहे तीर्थ यात्रा योजना का मामला हो, इससे बीजेपी इतनी घबरा गई है कि दिल्ली का ये काम का मॉडल पंजाब ने पसंद किया और पंजाब में इतनी भारी बहुमत से सरकार बनी और अब गुजरात के लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी बौखला गई है। समाज में एक मैसेज गया कि शायद पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं थी, इसलिए आपने दुखी होकर। नहीं, मेरे समाज पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शंभू जी, मेरे समाज के साथ जनजाति हो रही है, उस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती? उस पर आरएसएस क्यों नहीं बोलती? उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? उस पर गृह मंत्री जी क्यों नहीं बोलते? क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है? क्या उनको इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहिए, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इसलिए मेरा दिल छलनी है और ऊपर से इसको मुद्दा बनाया, इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ। और मुझे अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। आंदोलन, बीजेपी ने आपके घर का घेराव किया, हिंदूवादी संगठनों ने, बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? क्या जो आप धम्म का विचार है उसे आप त्याग देंगे, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर देश के शक्तिशाली लोग
खासतौर पर आरएसएस और उनके संबंधित ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने स्तर पर भारत से जातिवाद को ख़त्म करने का कोई ठोस रणनीति टाइम बाउंड नहीं बनाते तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा भारत बौद्धमय बनेगा, रोक नहीं पाएगा कोई। पार्टी का कोई दबाव नहीं था परिस्थिति? नहीं, मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं, मेरे पे कोई दबाव डाल भी नहीं सकता। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिपाही हूँ, मैं मर सकता हूँ, झुक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं दबा सकता। आप चाहते थे कि इस कंट्रोवर्सी में पार्टी कहीं नहीं है, चूंकि बस इसीलिए मैंने वैचारिक रणनीति, वैचारिक एक्चुअली ये वैचारिक लड़ाई है। ये मनवाद और अम्बेडकरवाद, ये दो जो विचारधाराएं देश में, इनके बीच में लड़ाई है। अम्बेडकरवाद से देश बचेगा, मनवाद से देश जलेगा। मुझे देश को बचाना है। कौन लोग धमकियां दे रहे हैं आपको? बहुत, इतने सारे फ़ोन आए धमकी के, किसका मैं वो बताऊं। इतने मेरे ट्विटर पे देखो, फेसबुक पे देखो, कितनी गालियां, कितनी धमकियां लिखी हुई हैं। 14 अक्टूबर को आप लोग कोई बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं? नहीं, बड़ा प्रोग्राम नहीं रख रहे। 14 अक्टूबर को मेरे घर से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है 26 अलीपुर रोड, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ से 26 अलीपुर रोड जाएंगे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और वहाँ ये संकल्प लेंगे, हम सब लोग मिलकर अपने खुद के अंदर फैले हुए जातिवाद को ख़त्म करेंगे, जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे और भारत से जातिवाद को, छुआछूत को कंप्लीट पूरी तरह से ख़त्म करने का संकल्प लेंगे। आप 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति अभी भी प्रतिबद्ध हैं? तो 22 प्रतिज्ञाएँ तो देखो, जब कोई धम्म दीक्षा लेता है तो 1956 से ही 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। 22 प्रतिज्ञा किसी को ठेस पहुंचाने के लिए 22 प्रतिज्ञा मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे देश के मीडिया से, मैं भारत सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जब आपने उनको छपवाया है उनको पढ़ के सबको सुनाओ ना। वो 22 प्रतिज्ञा देश को बचाएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तमाम लोग जो दुनिया भर से आपके प्रति सिंपैथी रख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि एक बहुजन समाज के नेता के साथ बीजेपी ने तो अत्याचार किया ही है, पार्टी की तरफ से भी कोई पक्ष नहीं आ रहा, उसको क्या क्या कहेंगे? नहीं, आप इसको इस दृष्टि से मत देखिए प्लीज़। ये सब बीजेपी जो जिस मुद्दे को लेके सक्सेस होना चाहती है, मैं किसी कीमत पर उस मुद्दे पर उसको सक्सेस नहीं होने दूंगा। आप मतलब जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए आप मंत्री पद भी कुर्बान कर सकते हैं, उसके खिलाफ? मंत्री पद छोटा है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं कट्टर सिपाही हूँ बाबा साहब का। क्या लगता है बीजेपी ने जो आपके खिलाफ जो कैंपेन शुरू किया है और अब उसमें पुलिस भी मैं बीजेपी को धन्यवाद करूँगा, आपने कैंपेन चलाया। कम से कम ये 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया में चली गई और ये जो रोज़ रोज़ का छुआछूत जातिवाद के आधार पर हमले होते हैं ना हमारे समाज पे, हमारा समाज तैयार हो रहा है। हमारा समाज न्यायपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अब इस लड़ाई को लड़ेगा। अब वो चुप नहीं बैठेगा, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और न्याय पाके रहेंगे। जो 14 अक्टूबर का कार्यक्रम है, जो लोगों से आप सहमति ले रहे हैं, उसके बाद आगे की क्या रणनीति है आप लोग? मैं 15 तारीख को दीक्षा भूमि जाऊंगा नागपुर, 16 तारीख को चंद्रपुर दीक्षा भूमि जाऊंगा और वहाँ उस मिट्टी को नमन करूंगा जहाँ बाबा साहब ने हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एक रास्ता दिया। मतलब अब आप पूरी तरह से जो बाबा साहब का जो अंतिम विचार था कि भारत बुद्धमय हो, प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील, बुद्ध का धम्म बुद्ध भारत से पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। मानवता और शांति का संदेश बुद्ध का भारत से गया। जब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है तो भारत के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत का कल्याण होगा। बहुजन समाज तो राजन पाल गौतम थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया है ताकि उनका ये जो व्यक्तिगत जो कार्यक्रम था उससे उनकी पार्टी की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है। राजन पाल गौतम ने अब साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है उसको जो राजनीतिक नुकसान हो रहा था उससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और फिलहाल वो धम्म के राह पर चलेंगे। बहुजन समाज के जो हक अधिकार का मसला है उसको लेकर लड़ते रहेंगे और वो बीजेपी के दबाव में नहीं आने वाले। ये बात तो फैक्ट है कि बीजेपी गुजरात में इसको मुद्दा बनाना माफ़ कीजिएगा हम फिर से जुड़ गए हैं। तो बीजेपी राजन पाल गौतम जी से पूरी बातचीत में साफ हो गया है कि पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं था उन पर। वो चाहते थे कि बीजेपी गुजरात में इसका पॉलिटिकल फ़ायदा न उठा पाए, जिसकी बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन अब इसमें पुलिस का भी मामला आ गया। ये तो तय है कि बीजेपी ने ही राजन पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। तो
और राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कर दिया कि पार्टी उनके साथ है, पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं था कि वो रिज़ाइन करे। वो चाहते थे कि पार्टी को कोई नुकसान ना हो राजनीतिक रूप से, इसलिए। लेकिन सामाजिक आंदोलन को वो आगे बढ़ाते रहेंगे। सर चूँकि हम लोग एक बार फिर से जुड़ गए हैं तो उसको बाइंड अप भी कर दें। लास्ट में मेरा वही सवाल था कि पूरे देश के बहुजन समाज आपसे चाहता है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, समाज से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? बस एक सबसे बड़ा एक ही मैं समाज से निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के करता हूँ। हाँ, आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जाति किसने बनाई। कुदरत ने जाति नहीं बनाई, पूरी दुनिया में जाति नहीं है। और जाति बनाने से फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान को किसको हुआ। अगर जाति की वजह से हमें नुकसान हुआ, अगर जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न है, तो फिर हम जाति को जिंदा क्यों रखे हुए हैं? हम जाति को ख़त्म करने को तैयार क्यों नहीं है? हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? जब हम आपस में खुद ही रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते, खुद ही हम आपस में जातिवाद बढ़ाए हुए हैं, तो फिर जाति खत्म नहीं होगी तो फिर उत्पीड़न झेलते रहो। जाति को जिंदा हम ही तो रखे हुए हैं। समय आ गया अब जाति को ख़त्म करना होगा, मैं अपने आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना होगा। क्या आपके घर पर जो प्रदर्शन हुआ था उस पर आपको डेमोक्रेटिक राइट से कोई प्रदर्शन करे? क्या आप लोगों को व्यक्तिगत निजी तौर से भी जाति को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही है? वो सब कुछ कहा जा रहा है, पर मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप एक राजेंद्र गौतम को मारोगे, एक करोड़ पैदा होंगे। आप ज़िंदगी भर पछताओगे हमने ऐसा क्यों किया। और मैं चाहता हूँ आरएसएस के मोहन भागवत जी से अपने लोगों को कहिए वो गाली देना और धमकाना बंद करें, क्योंकि ये देश भारत देश ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह ये लोग चलाना चाहते हैं। आप फूले पेरियार अंबेडकर की जो विचारधारा है उस पर काम करते रहेंगे? निश्चित तौर पर मेरा पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित है। मैं यहाँ MP MLA मंत्री बनने नहीं आया हूँ। बहुत से लोगों को शायद संदेह हो तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं पहले से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी का पढ़ लीजिएगा। मैं उस रास्ते पे चलते हुए कभी उस रास्ते से हट ही नहीं सकता। मैं मर सकता हूँ, झुक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, और अपनी विचारधारा से किसी कीमत पे नहीं हट सकता। तो ये राजेंद्र पाल गौतम हैं। और सोचिए कि बहुजन समाज ऐसे ही नेताओं को तो चाहता है जो अपने फ़ायदे छोड़कर समाज के हितों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। दो सवाल जो देश के बहुजन समाज के लोग जानना चाहते थे, राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोनों सवाल को साफ कर दिया कि बीजेपी RSS के लोग उनको धमकी दे रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन उनको धमकी दे रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज हो रही है, जान मारने की धमकियाँ दी जा रही है। इस्तीफ़ा पर उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं था। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कि पार्टी को कोई नुकसान ना हो, और उससे बड़ी बात है कि बीजेपी कोई फ़ायदा ना ले। बीजेपी इसको राजनीतिक इशू बना रही है और पुलिस का भी अब इसमें इस्तेमाल हो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा है कि वो धम का जो पूरा जो आयोजन है, जब तक बाबा साहब का जो सपना है और जो 22 प्रतिज्ञा है वो भारत सरकार छापती है, इसलिए उस पर उनको भारत सरकार अगर किताबें छाप रही है तो उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है। फिलहाल बीजेपी इसको राजनीतिक एजेंडा बना रही है, पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है। और राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि वो इस पूरे आंदोलन को, जो बहुजन आंदोलन है, वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात तो तय है कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन, किसी पार्टी में हो, किसी कम्युनिटी के लोग हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खासकर, सोशल मीडिया का ट्रेंड देखेंगे तो राजेंद्र पाल गौतम का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बात करें, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।